जय हिंद एवरीवन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इंडीड पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन बिकॉज समथिंग डिजास्टर्स इज गोना हैपन। आज हम इस सेशन में वो वाला टॉपिक फोड़ने वाले हैं जो कि पूरा का पूरा एकदम हलवा है जीएटी के सेक्शन में। एक ऐसा टॉपिक जो कि अपने 15 क्वेश्चन की वजह से जाना जाता है, और ऐसे 15 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे 15 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स आपको दे सकते हैं, 60 मार्क्स आपको दे सकते हैं। जिस तरीके से जब अपन फिजिक्स कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे को बस क्या दो, आप मेरे को एक वीक दो, मैं आपको मोर देन 20 क्वेश्चन लाकर दिखाऊंगा 1 सितंबर के दिन। आपने वो एक वीक मेरे को दिए। नाउ इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री। मैं आपसे बस 3 सेशन मांग रहा हूं, बस मेरे को 3 सेशन दो। पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपके हाथ में करवाऊंगा और आपको श्योर कर रहा हूं आपके 10 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, 10 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। 10 प्लस क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स की वैल्यू वो लोग जानते हैं जो कि एक आध बार रिकमेंड हुए हैं और आगे गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो 40 मार्क्स है, यदि आप रिकमेंड होकर आते हो ना, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट में जो ड्रास्टिकली चेंज क्रिएट कर सकते हैं ना, आपको भी नहीं पता आपकी ऑल इंडिया रैंक कहां से कहां पर पहुंचा देंगे। तो यहां पर केमिस्ट्री जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बहुत ही इनक्रेडिबली इजी और बहुत ही अमेजिंग मैनर में हम लोग इसको खत्म करेंगे। यहां पर बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन के साथ में एकदम क्रूशियल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। यहां पर आप देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद ये वाला दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर यहां पर ये क्वेश्चन है, फिर कंटेंट है, फिर यहां पर क्वेश्चन है, फिर ये पूरे क्वेश्चंस है, फिर इसका कंटेंट है, ये क्वेश्चंस है, फिर आप देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, और भी चीजें बहुत सारी अपन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है अभी 23 में पूछा हुआ था, फिर यहां पर ये क्वेश्चन है। और आपको नोट्स बनाने की मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, और यदि नहीं भी हुआ है तो आप क्या करना, मैं इसको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि ऑलरेडी चीजें हैंड रिटन लिखी हुई हैं। इतना ज्यादा इंडीड गाइस, दिस सेशन में सारे सेशन बोलता हूं। अब ये इतने 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए फिजिकल और केमिकल चेंज में, यहां पर मैं एक स्लाइड में आपको पूरा कंटेंट फिजिकल और केमिकल चेंज का एक्सप्लेन कर दूंगा, बस एक यहां पर डिफरेंशिएशन चार्ट वाले में। फिर यहां पर मिक्सचर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेलर बता दिया कि किस तरीके से हम लोग यहां पर करने वाले हैं सारी चीजें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रो एंडी। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है पार्टिकल्स। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्टिकल्स क्या क्या होता है ना। पार्टिकल्स क्या है कि मैटर के। तो देखो ये मैटर जो चीज है ना, मैटर ये जो वर्ड है, मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई स्पेस हो और जिसका कोई मास हो, ठीक है, जिसका कोई स्पेस हो, जिसका कोई मास हो, इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अब ये जितने भी मैटर है भाई, इनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनकी 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके बीच में स्पेस बिटवीन देम, दे डू हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे भाई? तुम्हारे पास लेमन है, ठीक है, तुम्हारे पास लेमन है, तुम्हारे पास वाटर है, तुम्हारे पास शुगर है, इन तीनों चीज, और साथ में सॉल्ट है, ठीक है। तुमने इन तीनों चीजों को मिला दिया और यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया लेमिनेट, ठीक है, यहां पर बन गया लेमिनेट। द वे पीपल थ्रो लेमन्स अपॉन यू, यू गोट मेक द लेमिनेट। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन द सेम मैनर यहां पर जितनी भी चीजें हैं, इनको मिलाकर आपने लेमिनेट बना दिया। ये क्यों घुले? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, इसलिए ये लोग घुल गए। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? दे ऑल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कहीं किसी रूम में खाना बन रहा है, आपको दूसरे रूम में स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो जो फूड के पार्टिकल्स की स्मेल है, गैस पार्टिकल्स, वो एकदम उड़ते उड़ते, मतलब वो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे डू हैव द काइनेटिक एनर्जी, इसलिए आप तक पहुंचते हैं और इसलिए आपको उसकी स्मेल, मतलब स्मेल सेंस होती है। अब यहां पर दे डू अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, अब मैटर कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। इनके पास इनका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अब यहां पर बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है भैया। देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की यूनिट है केजी और वॉल्यूम मतलब की मीटर क्यूब, मतलब केजी मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस में देखोगे तो केजी का क्या हो जाएगा? ग्राम, और मीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस, और एसआई यूनिट बोलोगे तो केजी पर मीटर क्यूब। यहां पर गैस जो है एक थर्ड स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है, अलग से एक नोट करके लिख लो कि आप इसको वेसल में कंप्लीटली फिल यदि आप करते हो तो ये उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच में। अब सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इनके बारे में भी थोड़ा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, मगर यहां पर हम लोग काय के बारे में बात करने वाले हैं? स्टेट चेंज हो रही है। मतलब कि यदि मैं आपसे बोलूं ये सॉलिड है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, ये सॉलिड है। सॉलिड से आपको लिक्विड में चेंज करना है, क्या करो? टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे आइस है, ठीक है, आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। मतलब कि आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो क्या बन जाएगा? सर वो यहां पर आकर वाटर बन जाएगा। अब जब इसका टेम्परेचर तुमने और बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाएगा? वाटर का गैस में चेंज हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। यहां पर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो चेंज हो रहा है। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर,
ठीक है, यहां पर हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर प्रेशर कम होता है, यहां पर भी प्रेशर कम होगा, मगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब सेल्सियस, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई है, मगर फिर भी मैं यहां पर बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहां पर पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में 113 डिग्री दे रखा है। अब आपको बताना है केल्विन में क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको क्या, यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो पूरी ये चीज है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। आपने KFC देखा होगा, ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने KFC देखा होगा, ये जो KFC है ना, आप इसका C इधर लेके आओ और K यहां लेकर जाओ, तो ये क्या बन गया, CFK, ठीक है। अब वाटर का आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है, सेल्सियस पर कितना है, सेल्सियस पर 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट पर कितना है सर 32 डिग्री है, केल्विन पर कितना है 273 डिग्री है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है वाटर के मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है सर, ठीक है। अब कुछ मत करो, इसको आप ऊपर से माइनस कर दो। कैसे माइनस करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे करके माइनस करो कि यहां पर लिखो C लिखा है आपने, यहां पर देखो ये C है, C माइनस 0 करो, F माइनस 32 करो, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 32 होता है, K माइनस 273 कर दो, कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। अब नीचे लिखो 5 9 5, बस ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला, मतलब एक जगह से कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला, ट्रिक। अब आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन का चाहिए तो निकालो, ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है, लिख दो इसको यहीं पर। यहां पर जब आप लिखोगे, आपको काय में गिवन है, केल्विन में गिवन है, केल्विन का निकालना है और फ़ारेनहाइट गिवन है, तो यहां पर लिखो F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, ठीक है। फ़ारेनहाइट 113 दिया हुआ है, 113 माइनस 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इस सभी का जो आएगा, ये माइनस गया तो उधर कितना हो जाएगा, प्लस 273 इज इक्वल टू K। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा, 9 9 से 18 1 45 प्लस 273, ये किसके बराबर आ जाएगा, 318 केल्विन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं पढ़ने में, बिल्कुल सर बहुत मजा आया। आगे देखो, ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकली 2 थर्मोडायनेमीटर है, 2 थर्मोमीटर है सॉरी, एक फ़ारेनहाइट स्केल में हो और दूसरा सेल्सियस स्केल में है, ये इक्वल कब होंगे। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में बताइए बहुत अच्छे से, फिर भी यहां पर देख लो। देखो एक ये जो फ़ारेनहाइट होता है ना मेरे भाई, ये जो फ़ारेनहाइट होता है, ये फ़ारेनहाइट एक बार केल्विन के बराबर होगा और एक बार सेल्सियस के बराबर होगा। जब ये केल्विन के बराबर होगा, ये कब होगा, 574.25 डिग्री पर, सेल्सियस के बराबर होगा माइनस 40 डिग्री पर। कैसे याद करना है, देखो केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाली वैल्यू सेल्सियस होगी। तो क्या बोल रहा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल कब होंगे, अब भी बताया माइनस 40 डिग्री पर। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो लिक्विड का वॉल्यूम आपको तो पता है हमेशा सॉलिड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। अब एक ट्रिक और छोटी सी ट्रिक और याद कर लो। तुमने, यदि मैं तुमसे कोई ब्रांड का नाम बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोल दिया नाइकी, ठीक है ना, तो यहां पर तुम्हारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। अब मैंने बोला काई नहीं, है ना, काई नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया, बस थोड़ा करते रहे। इंडिया है भाई, इंडिया का काम ही यही करते रहता है, ठीक है। बाकी आउटफिट मैटर नहीं करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप इंसान कैसे हो, ठीक है। यू नो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर वेयरिंग, बट व्हाट मैटर एग्जैक्टली इज हु इज वेयरिंग, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर देखो, अब जैसे कि कभी भी फिर भी अपन ने जैसे कोई ब्रांड का नाम लिया, जैसे सी के आपने कैल्विन क्लेन ब्रांड सुना होगा, तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। यदि मैं इसको केसी कर देता हूं तो नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात, यदि मैंने यहां पर सी के बोला, ठीक है, सी के बोला, तो मतलब सी मतलब सेल्सियस से केल्विन मतलब प्लस करना है 273। अब यदि मैंने केल्विन से सेल्सियस बोला, मतलब के से सी मतलब माइनस 273। तो यदि सेल्सियस और केल्विन में चेंज करने को बोले तो ये फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्टली ये वाला करते हैं। बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे क्या देखेंगे हम लोग, ये भी KFC कर लिया, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो ऊपर अपन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, मैंने बोला था बाद में बताता हूं। यहां देखो, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है द टेम्परेचर एट विच एक सॉलिड है मेल्ट होकर क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। सॉलिड, यहां पर जो सॉलिड है ये मेल्ट होकर क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। ओके भैया, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जब सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, ये क्या इंडिकेट करता है, ये पता क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, उनके बीच का फोर्स, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन का कोई भी है। अब जैसे अब यहां पर वो बात आ गई है तो अपन उसकी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें कौन सी होती हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यहां पर लिख रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, सॉलिड में, मतलब यहां पर है सॉलिड, यह है लिक्विड और यह है गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा हाई, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब एकदम जो पार्टिकल्स है ना ऐसे 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 एकदम पास 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 रहेंगे।
इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है, कम होगा, इसमें ऐसा ऐसा दूर होगा, और गैस में तो एकदम ही कम। यदि आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ऐसी एबिलिटी इन विच दी पार्टिकल्स हैव दी एबिलिटी टू कंप्रेस ईच अदर। तो सॉलिड में ज्यादा कंप्रेस करेंगे ना, तो सेम विद दी, यहां पर भी सेम चीज है ना, यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी सेम चीज है। अब यहां पर आता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब आता है मतलब स्पेस क्या है। अब एक बात बताओ, सॉलिड के पार्टिकल्स का बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस कम होगा, तो सबसे कम स्पेस इसमें होता है, फिर उससे कम इसमें होता है, और सब मतलब स्पेस की बात चल रही भाई, स्पेस सबसे कम इसमें, और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है, गैस में, सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होता है। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। अब यहां पर वही चीज देखो, अब आया ना इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर जा रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये चीज याद करो, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, ठीक है, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, यहां पर एक चीज गलत है, बिल्कुल गलत है, यहां पर काट कर क्या लिख लेना, ये मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर फोर्स नहीं आएगा। देखो जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, ठीक है, जो जिसकी जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी उसका उतना ज्यादा अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, और जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी उतना ही कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। रुको रुको, यहां पर रुको, क्या लिखा था, ज्यादा यहां स्पेस आएगा भाई, यहां करना फोर्स की जगह यहां करना स्पेस, ठीक है, उतना ही कम स्पेस। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा तो स्पेस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन जो ऊपर आया हुआ था ना मेल्टिंग वाला, उसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस उसी, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, ठीक है, सारे करवा रहा हूं, मगर मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया कि इसका ऑप्शन बी है तो इसका ऑप्शन ए है तो ये लगा दो, भाई ऐसा नहीं है। ये जो नीचे कंटेंट बता रहा हूं ना, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर देखो कैसे मेल्टिंग कैसे हुई। कोई एक सॉलिड है, हाँ जी सर एक सॉलिड है, सॉलिड का तुमने क्या करा, सॉलिड का उठाकर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ा, और इसी तरीके से मेल्टिंग हुई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो आइस है ये क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो आप लोग उसको मेल्टिंग बोलते हो, मगर केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलोगे फ्यूजन। अब क्या बोलोगे, अब इसको बोलोगे फ्यूजन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब तो सर ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों स्टेट मतलब यहां पर रहती हैं, एक रहेगा आइस भी रहेगा और एक यहां पर वाटर भी रहेगा, क्योंकि यहीं पर तो चेंज हो रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ चेंज। तो यहां पर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम रहेगा एंड तक, तो ये एनर्जी जाती कहां है, ये एनर्जी गई कहां, ये जो एनर्जी है इट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट। ये जो स्टेट में चेंज आया ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में चेंज हुआ, इसको चेंज करने के लिए एक एनर्जी लगी, और ये जो एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट। अब बताऊं लेटेंट हीट क्या होता है, देखो लेटेंट हीट क्या होता है, इतना बढ़िया लेटेंट हीट कोई नहीं बताया होगा। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ मतलब हिडन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है L = Q/M, मतलब अमाउंट ऑफ हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, कब रिलीज होगी कब एब्जॉर्ब होगी मैं बताऊंगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। देखो कभी भी कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चेंज हो रही है ना, ये इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज होने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट एनर्जी, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, मगर हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। अब ये जो लेटेंट हीट है किसी के ऊपर भी, ना मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ना टेम्परेचर के ऊपर, ना वॉल्यूम के ऊपर, क्लियर है। अब इसके सवाल देखो, यदि नहीं बने तो फिर देखना सेशन छोड़कर चले जाना तुम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट फॉर गिवन सब्सटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि लेटेंट हीट के रिगार्डिंग सही है। इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर फिक्स रहती है, बिल्कुल सही रहती है भाई, सही बात है ना, ये पहली स्टेटमेंट सही है। इट डिपेंड्स अपॉन, किसने कहा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करी, तो 2 काय में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, गलत है ये। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड काय में आ रहा है, इसमें आ रहा है बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का। और फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। यहां पर सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसको पता, कोई भी एक लिक्विड है ना, इस लिक्विड को काय में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, मतलब गैस क्या है, वेपर, तो यहां पर क्या बना, वेपराइजेशन। अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा, ठीक है। ये क्या बना, वेपराइज। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट लगी, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब लेटेंट हीट हो गई, मगर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। बताऊंगा ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, बस ये क्वेश्चन कर लें। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास फ्रॉम, मतलब वेपराइजेशन मतलब कि पहली बात तो कभी भी लेटेंट है तो यहां पर क्या होगा,
टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, तो विद चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, विद चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा। तो यहां पर अब देखो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, मतलब लिक्विड का वेपर में चेंज होना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है तुमको सेशन, प्लीज। ठीक है, मेरे को बताना सारी चीजें। यहां पर देखो अब ये वाला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, जो तुमको यहां पर जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, ये वाला पाथ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट कहां पर होता है? लेटेंट हीट के टाइम पर कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। लेटेंट हीट गिवन अवे बाय द लिक्विड, यही चीज को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब भैया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का आपने जिक्र करा, अब मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझाऊंगा और कंडेंसेशन भी समझाऊंगा। ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब मेरे भाई ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सेम ही चीज बोलोगे, बस यहां पर वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस आ रहा था, फ्यूजन में मेल्टिंग मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, मतलब 1 किलो सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, अब सुनो, वो जो स्टेट वाली, जब अपन स्टेट की बात कर रहे थे तुम्हारे को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिल्कुल सर हो रहा होगा वो वाले कंसेप्ट में, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं तुम्हारे को बताता हूं। सुनो, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई, ठीक है ना? राइट नाउ यू आर अ कैंडिडेट, आफ्टर यू विल बी अ कैप्टन, तो ये वाली चीज को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सुनो मेरी बात, जो आइस है ना, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, मगर यहां पर कूलिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव आइस है। क्यों बताओ? यदि मैंने तुमसे बोला मेरे को कूलिंग करवाना है, मेरे को कूलिंग करवाना है ना, और अब मैं बोलूं एक्स और वाई दो चीज है, एक्स में हीट ज्यादा है और वाई में हीट कम है, तो जिसमें हीट कम है वो कूलिंग के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो भाई आइस इसलिए इफेक्टिव है कूलिंग के लिए क्योंकि इसमें लेटेंट हीट कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें लो लेटेंट हीट होती है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर आप देखोगे क्या मिलेगा, वाटर स्टीम में चेंज होता है, मतलब वाटर और स्टीम यहां पर दोनों मिलेंगे, मगर जलाने के लिए बर्निंग कौन ज्यादा क्रिएट कर सकता है? यहां पर स्टीम ज्यादा। हाँ जी, वो जो भाप निकलती है ना, वो तेज जला सकती है पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका रीजन क्या है? अब जलाने के लिए किसी को बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, एक्स के पास हीट ज्यादा है और वाई के पास हीट कम है, तो जिसके पास हीट ज्यादा है वो करोगे ना, तो स्टीम के पास जो लेटेंट हीट है वो ज्यादा होती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। समझ में आया? बिल्कुल। देखो मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, बिल्कुल लेकर आऊंगा। आखिरी के 10 दिन में वही अपन चलाएंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, मगर यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ और उसका कंसेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में रखो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना? बॉइलिंग और इवेपोरेशन की बात चल रही है, तो इनके बारे में पढ़ ले। बिल्कुल सर, इनके बारे में पढ़ लो। मैं इसका आंसर पहले आपको बता दूं, फिर पढ़ते हैं। देखो, जो बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, बॉइलिंग है एक बल्क फिनोमेना, और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। कैसे? हमको समझ में नहीं आया भैया, डोंट वरी मेरे भाई। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना इसलिए है, फॉर एग्जांपल ये नीचे क्या है, ये यहां से निकल रही है आग। ठीक है, ये निकल रही है आग, और यहां पर रखा है एक वेसल। ठीक है, और यहां इसमें भरा है पानी। अब जब इसमें बॉइलिंग चालू होगी ना, तो इसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब यहां पर उसमें बल्क का मूवमेंट होगा। बल्क में यहां पर क्या होता है? मूवमेंट होता है। सभी लोग बताते हैं, रटवाते हैं, मैंने समझा दिया। यहां पर जो पार्टिकल्स है ना, दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। यहां पर जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसका बल्क में मूवमेंट होता है, इसलिए बॉइलिंग को बल्क मूवमेंट होता है। और इवेपोरेशन आप देखोगे ना, सरफेस पर जैसे पानी गिरा तो वो इवेपोरेट, सरफेस से ऊपर जाकर इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसको सरफेस फिनोमेना कहा जाता है। अब ये होता क्या है देखो, अब यहां पर मैं तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं। पहले देखो, चाहता तो एनसीईआरटी वाला मैं तुमको डायरेक्टली आपके सामने पटक देता, ये ले याद कर ले, मगर मैं वैसा नहीं हूं भाई। मैं एक एक चीज को एकदम आराम से बताने वाला व्यक्ति हूं। यहां पर देखना, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन, है ना, मेल्टिंग। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर लिक्विड है, लिक्विड को गैस में चेंज करोगे तो वेपर बनेगा, तो मतलब वेपराइजेशन। अब वही गैस को कंडेंस करके लिक्विड बना दोगे ना, तो ये बन जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। अब लिक्विड सॉलिड बनेगा तो बन क्या रहा है? सॉलिड, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड से गैस बन रहा था उसको हमने वेपराइजेशन बोला था। अब गैस से सॉलिड, अब देखो दो चीज होती है, अब सॉलिड से गैस बनाते हैं ना डायरेक्टली, तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, और जब गैस से सॉलिड बनाते हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, विच इज द ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, एक बात बता रहा हूं बढ़िया। ठीक है, अब जो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला है वो भी देख लो यार। ये लो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉलिड से गैस डायरेक्टली गया तो ये क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड आता है, उल्टा हो जाता है, ये क्या बोलते हैं? इसको डिपोजिशन। ठीक है, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। लिक्विड से जो गैस आती है, गैस बनी, तो इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बना तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। सॉलिड से जो लिक्विड से सॉलिड बना, इसको क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन।
ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग मतलब कि फ्यूजन, इसको बोलेंगे फ्यूजन, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखो, देखो भाई जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरे को पता है तुमको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि अपना लगभग एज ग्रुप सेम है। आई एम ऑल्सो डिफेंस एस्पिरेंट, यू आर ऑल्सो डिफेंस एस्पिरेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, यू प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है। मेरी बात सुनो, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। यदि तुम्हारे को फिजिक्स बढ़िया तरीके से करना है ना भाई, सही बता रहा हूं तुमको, बेसिक के लिए यदि तुमको बेसिक बढ़िया तरीके से करना है, बेसिक प्लस क्वेश्चन करना है, ये पूरे के पूरे सेशन जाकर देख लेना, ठीक है। ये जितने भी 1 2 3 4 5 सेशन डले हैं ये देख लेना, ठीक है। ट्रिक्स, यहां पर ट्रिक्स भी बता रखी है मैंने। इसके बाद यदि आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला कैप्सूल जो डले हुए हैं, 4 फॉर्मूला कैप्सूल है, ज्यादा देर के नहीं है। ये 10 मिनट का है, ये 7 मिनट का है, ये बस एक 17 मिनट का लंबा चला गया था क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने कंपाइल करके बताए थे, ठीक है। अब यदि तुम्हारे को मतलब अच्छे लेवल के जो अभी ट्रेंडिंग ND1 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर अप्रोच कैसे लगाएं, कंसेप्ट कैसे लगाएं, हमने इतना सारा तो पढ़ लिया तो मतलब ये सारी चीजों को कैसे करें, तो ये अभी रिसेंटली जो सेशन ले रखे ना, इनको जाकर देख लेना। मैं मान रहा हूं कि व्यूज वगैरह कम मिल रहे हैं, ये कंटेंट बहुत कुछ डिजर्व करता है, मगर यदि यहां पर 487 लोगों ने, यहां पर 892 लोगों ने देखा है ना, 800 लोगों ने देखा है ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने बंदों ने पूरा देखा है ना उनको 1 सितंबर को रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसी तरीके से बायो करना है, ये पूरी बायो करवा रखी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जिसमें एनडी के भी पीवाईक्यू करवाए, सीडीएस के भी पीवाईक्यू करवाए, आप जाकर देख सकते हो, प्लस कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो कि मैंने बनाए वो वाले भी करवाए। अब यहां पर जो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी है, आप देखो ये जितनी भी लाल वाली थंबनेल है ना, ये पूरी काय की है, ये जियोमॉर्फोलॉजी की। 3 सेशन में पूरी क्लाइमेटोलॉजी फिर फिनिश करिए और यहां पर फिर 2 सेशन में ओशिनोग्राफी, आप जाकर देखना। और इसमें इवन मैंने यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इवन वो भी मैंने यहां पर करवा रखे हैं सारे स्टेटमेंट वाले, क्योंकि अभी जो ज्योग्राफी में सवाल आए थे, 20 सवाल आए थे, पूरे के पूरे स्टेटमेंट वाले थे, तो सारा पूरा एवरीथिंग हैज बीन सेटल्ड फॉर यू, यू हैव टू जस्ट गो ओवर देयर एंड रिसीव व्हाटएवर यू आर गिवन टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर। अब ये ड्राई आइस क्या चीज है, कौन सी प्रोसेस यहां पर फॉलो होती है, यहां पर फॉलो होती है सब्लिमेशन। अब ये चीज क्या है, देखो मैं तुमको बता रहा हूं। देखो सॉलिड CO2, एक सॉलिड CO2 नाम की चीज होती है। ये जो सॉलिड CO2 है ना मेरे भाई, ये सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर में स्टोर करा जाता है और ये सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस कहा जाता है। क्यों? देखो सॉलिड CO2 को इसलिए करा जाता है हाई प्रेशर में क्योंकि ये जो सॉलिड CO2 है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। अभी तो बताया था, ठीक है। और यहां पर सब्लिमेशन, कई बार इसको सबलाइम भी बोल देंगे, कंफ्यूज मत होना, इसको क्या सबलाइम भी बोल देंगे, सारी चीजें बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही एक एटीएम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, एक एटीएम मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब यहां पर देखो सर हाउ टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, मतलब लिक्विड को, मतलब गैसेस को लिक्विड में चेंज कैसे करें। एक बात बताओ, जब तुमको लिक्विड को गैस में चेंज करना था, है ना, लिक्विड को गैस में, देखो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है ना, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा दे। अब यही लिक्विड को गैस में चेंज करना है भाई और टेम्परेचर बढ़ा दे। अब गैस को लिक्विड करना है तो टेम्परेचर कम कर दे, जस्ट उल्टा। अब टेम्परेचर कम कर रहा है तो इसका ऑपोजिट प्रेशर बढ़ा दे, या तो टेम्परेचर कम करो या प्रेशर बढ़ाओ, हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो इवेपोरेशन, अभी भी वही चल रहा है अपना इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का मतलब पता क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि सर लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। मगर सर यहां पर लिक्विड का वेपर में चेंज होना, मगर फिर उसमें क्या अंतर हो जाएगा, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है जब आप लिक्विड को वेपर में चेंज करना बोल रहे हो तो, ठीक है। सुनो मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो, जब वेपराइजेशन होता है ना तब उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, मगर इवेपोरेशन में कोई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ सरफेस फिनोमेना, कोई इसको बर्नर वगैरह की जरूरत नहीं है कि हीट दोगे तब इवेपोरेशन, ऐसा नहीं भाई। इवेपोरेशन बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको इंपैक्ट करती है तब तेज होगा, मगर इसका ना कोई ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो ही ये सारी चीजें होंगी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो अब सुनो मेरी बात, तुम कपड़े सुखाने गए, ठीक है, वो कपड़े सुखाने गए, उसमें क्या था, लिक्विड था, वो पानी था। 3 घंटे बाद देखे भाई कपड़े सूख गए, मतलब वो सारा काय में चेंज हो गया गैस में। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। अब जब कपड़े सुखाने गए तो तुमने क्या करा, कपड़ों को फैलाकर डालते हो, क्यों, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, तो इवेपोरेशन है अच्छे से वो। तुम क्या करते हो, हम कपड़े सुखाने तब जाएंगे जब खूब धूप निकलेगी, मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अच्छा इवेपोरेशन हो। अब तुम कपड़े सुखाने कब जाते हो, जब उमस कम हो, है ना, उमस ह्यूमिडिटी कम हो। अभी जो आया था ना, बारिश भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, ह्यूमिडिटी वाला टाइम आ गया था। आप कब कपड़े सुखाने जाओगे, तब अच्छी हवा चलेगी। तो सुनो, सरफेस एरिया बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, ह्यूमिडिटी कम करो, विंड स्पीड बढ़ाओ, ये सारे के सारे दे ऑल आर दी फैक्टर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मजा आया पढ़ने में। एक और चीज बता रहा हूं तुमको, सुनो, यहां पर विंड स्पीड क्या होता है, देखो इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन कूलिंग क्रिएट करता है बाय एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। कैसे, देखो
जैसे कि क्या करता है, इवेपोरेशन का काम क्या है? इवेपोरेशन देखो मैं तुमको अच्छे से बता रहा हूं, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का गैस में चेंज होना। अब लिक्विड का गैस में चेंज होना, फॉर एग्जांपल लिक्विड का गैस में चेंज होना, नॉर्मली टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर यदि तुम दोगे तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब भाई इवेपोरेशन में हीट को एब्जॉर्ब, यदि एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर ली तो एटमॉस्फेयर तो वैसे ही कूल हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है बाबू? तो वो कूल हो गया। जैसे कि एसीटोन, नेल पॉलिश, वो थिनर वगैरह होता है, अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है ये होता होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। क्लियर है भैया? आगे बढ़ो। यहां पर देखो, अब यहां पर आपको केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के सवाल दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? अब मैं तुमको जो जो बता रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना। फिजिकल चेंज में कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, मगर केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या होता है? केमिकल चेंज मतलब कि चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। भाई उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। तुमने एप्पल की कटिंग कर दी तो कटा हुआ पार्ट भी एप्पल है, पहले भी एप्पल था, अभी भी एप्पल है, मगर वो जो कटा हुआ पार्ट है तुमने बाहर रख दिया, वो कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। अब वो ब्राउन हो गया तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई ना, तो ये केमिकल चेंज है। समझ में आया? फिजिकल चेंज कैसे? मतलब रिवर्सिबल है और टेम्पररी है, आप इसको वापस चेंज कर सकते हो। और ये रिवर्सिबल है। भाई तुमने आटा है, ठीक है, आटा है, उस आटे को नीड करा और उसका डो बना लिया, ठीक है। अब तुम कितनी भी कोशिश, वो जो डो है ना, तुम उसको सुखा दोगे ना तो वो वापस आटा बन जाएगा। मगर अब तुमने क्या करा? वो डो को चपाती बना दिया, चपाती बनाई, अब दम है तो वो चपाती को डो में चेंज करके बता दियो, है ना? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हुआ केमिकल चेंज। और यहां दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए डिफेंस एग्जाम का नहीं था, मगर कोई उसका था। देखो एक बात बताऊं, ये जितने भी यहां पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट्स हैं। तो मेरे नोट्स जो एक एक पॉइंट जो यहां पर मेंशन है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, यहां पर बता रहा हूं, जितनी भी फिजिकल प्रोसेस कहीं भी ऐसे नाम आए याद कर लो। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि भाई ये केमिस्ट्री के वर्ड है तो ये केमिकल चेंज, ना 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 ना, ये तुम्हारे फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, कोरोजन, सेपरेशन ऑफ गैसोलीन, ये केमिकल चेंज है। यहां पर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। कटिंग ऑफ एन एप्पल और एप्पल गेट्स ब्राउन इन कलर, ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब क्वेश्चन करें, इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? कौन सा केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज तो भाई मेरे को डी वाला लग रहा है। क्यों डी वाला? इसलिए लग रहा है क्योंकि मिल्क सावर हो रहा है। सावर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई। कौन ने करी? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने, बैसिलस बैक्टीरिया ने, है ना। और यहां पर कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा है भाई? कटिंग हेयर, भाई बाल को काट दोगे तब भी वो बाल ही रहेंगे, है ना। स्वेलिंग ऑफ रेसिन, रेसिन को स्वेल करा वो तब भी वही रहेंगे। फ्रूट को कट करा तब भी फ्रूट ही रहेगा, मगर हेयर ग्रे हो गए ना तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? इवेपोरेशन केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि दही बनना केमिकल चेंज है, फ्रूट का पकना केमिकल चेंज है, कोल का जलना केमिकल, कोल का जलना कैसे? या ये कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनाएगा CO2, केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर? इसमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है? बताओ कि मिक्सचर कौन सा नहीं है। इसमें से कौन सा हेटेरोजेनस मिक्सचर है? तो सर पहले तो ये बताओ कि मिक्सचर क्या होता है। भाई बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे को इस तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। वो जो ऑर्थोडॉक्स तरीका होता है, धीरे 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 धीरे, है ना, जिंदगी निकल जाती है, सिलेबस कंप्लीट करो। नहीं भाई, वो पता उसका तरीका ऐसा है कि उसमें ना पढ़ाना और पढ़ना दोनों चैलेंजिंग है। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, मेरे को पता है कि तुम्हारे को क्या चाहिए, ठीक है। तुम्हारे को हर चीज चाहिए, तुम्हारे को मजा भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, तुम्हारे को स्पीड भी चाहिए, तुम्हारे को थका हुआ भी नहीं चाहिए एजुकेटर, ठीक है। आई एम अ डिफेंस एजुकेटर एंड यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट। वी आर नोन फॉर दी हाई जोश एंड हाई एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ता है। मिक्सचर क्या होता है, फिर वो सवाल करेंगे। तो यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज समथिंग, भाई तुम्हारे को तो नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। कई लोग सही में एकदम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, यार प्रिंट आउट निकल कर आ रहे हैं। मैं घर वाले पेरेंट्स पूछ रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं क्या निकलवा के आया हुआ, बोल रहे हैं पापा ये तहल का नोट्स हैं, इनसे 10+ सवाल, कपिल भैया ने बोला 10+ सवाल हो जाएंगे, मतलब 40 मार्क्स। आपका बेटा यहां से कैंडिडेट से कैडेट बनेगा। अब यहां पर देखो, मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। 2 प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनस और हेटेरोजेनस। देखो होमोजेनस का मतलब क्या है पता, देखो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। मतलब कि यदि मैं तुमसे बोलूं
कि तुम क्या बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो भाई। अब तुमने पानी में नींबू मिलाया, तो जिसको जो छोटी मात्रा में मिलाया ना, जो छोटी मात्रा में मिलाया, जैसे जो लेमन है, ये लेमन तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है, ये लेमन सॉल्यूट है, मगर वाटर है, ये जो वाटर है ना ये सॉल्वेंट है। अब यहां पर जो बनेगा मतलब कि लेमनेड, जो लेमनेड बना ये क्या है, ये तुम्हारा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन बना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब सॉल्यूट पार्टिकल एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सॉल्वेंट में, उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। मगर जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, विच इज नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलेंगे हेट्रोजेनस। ठीक है, अब जो चीज अच्छे से मिल गई है उसको इजीली आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, मगर हेट्रोजेनस को कर सकते हो। यहां पर पता सबको क्या लगता है, सबको ऐसा लगता है कि भाई मिल्क होमोजेनस है। मिल्क होमोजेनस नहीं है। बेसिकली सिंगल मिल्क पूछेगा ना, सिंगल मिल्क यदि तुम्हारे से पूछे तो लगाकर आना हेट्रो, लगाकर आना हेट्रो। कारण मैं बताऊं क्यों। देखो मिल्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्किम मिल्क और एक होता है होल मिल्क। स्किम मिल्क मतलब कि जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स नहीं होते हैं, और होल मिल्क जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। बाकी मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, अभी बात करेंगे, और जो कि हेट्रोजेनस है ना। अब यहां पर ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर कौन सा नहीं है, सॉइल मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, सी वाटर मिक्सचर है, टेनिक मेटल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस कौन सा है, हेट्रोजेनस तो मिल्क है सर, अभी बताया, क्योंकि ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या बोला है सर, डोंट वरी बेटा, रुक जाओ, अभी बताते हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन। इसमें से सोल्यूशन कौन सा नहीं है। ठीक है, होमोजेनस भी नहीं है, मतलब सोल्यूशन मतलब कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है। तो पहले तो एयर, ठीक है एयर पहले तो सर, या मिल्क। ठीक है, देखते हैं अपन क्या है। अब यहां पर एक चीज बताऊं सर, पहले तो सोल्यूशन का मतलब ही नहीं पता हमारे को। देखो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल लेमनेड। ठीक है, लेमनेड अभी बताया मैंने, जरूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे अलॉय और एयर, अलॉय और एयर जो है ना, अलॉय और एयर ये सोल्यूशन है, ये दोनों के दोनों सोल्यूशन है आपके। अलॉय भी सोल्यूशन है, एयर भी सोल्यूशन है, याद रखना है ना। अलॉय भी सोल्यूशन है, एयर भी सोल्यूशन है। ये मिल्क जो है ना, ये मिक्सचर है, ये मिल्क मिक्सचर है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली लिख, यहां पर लगा लो तुम 3 स्टार। ठीक है, कैप्टन वाले अगेन। क्यों, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तुमने क्या करा, आयोडीन को मिला दिया शराब में। ठीक है, तुमने आयोडीन को मिला दिया शराब में। कहीं बैठे हुए हो, किसी ने बोला भाई वो जरा उठाना, वो क्या खाते हैं वो साथ में कुछ नमकीन वगैरह, तुमने बोला ये नहीं भाई, तू इसमें आयोडीन मिला। क्यों, क्योंकि अब आयोडीन है सोल्यूट, तुमने मिला दिया अल्कोहल में तो वो बनेगा आयोडीन। ऐसा कभी करना मत, वो अगली बार पीने लायक बचेगा भी नहीं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसको कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये कहां पर, मेडिसिन मतलब जो फर्स्ट एड वगैरह मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करा जाता है, याद रखना इसको, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करा जाता है। इसका बहुत स्मॉल, देखो सोल्यूशन है, घुली हुई चीजें हैं, एकदम स्मॉल साइज होंगी, ये कभी भी ना बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, है ना। और यहां पर कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। बीम ऑफ लाइट की क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा, अब भी बताऊंगा। ठीक है, पहले दो प्रकार के सोल्यूशन देख लो, एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो तुम भाई क्या कर रहे हो, तुम बना रहे हो नींबू पानी, है ना। तुमने पानी में, है ना, पानी में तुमने नींबू मिलाया और मिलाया और मिलाया और मिलाया और मिलाया और मिलाया। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि भाई अब यदि तूने नींबू पानी मिलाया ना, अब तूने उसमें नींबू मिलाया, तो अब वो लेमन जूस नहीं बनेगा, अब वो सुना, अब वो लेमनेड नहीं बनेगा, अब वो फिर लेमन जूस ही रहेगा। कि तूने इतना लेमन मिला दिया कि अब वो पीने लायक जूस नहीं है, अब वो लेमन है, अब वो लेमन है, अब हम नहीं पिएंगे, वो ऐसा है। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लिसन टू मी केयरफुली, when no more solute can be dissolved in a given solvent, ठीक है, in a solution at a given temperature, उसको सैचुरेटेड पॉइंट, मतलब कि इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप और सोल्यूट नहीं मिला सकते हो। अब यहां पर जो मिला है ना, वही उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब यहां पर उसका आखिरी पॉइंट है, जेनिथ पर है वो। मगर जब तुम लेस देन, मतलब कि ऐसे हो कि और भी मिला सकते हो, मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब अनसेटिस्फाइड, और भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, आपने 180 ग्राम वाटर में मिलाया, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन सोल्यूशन। तो मेरी बात सुनो, मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। देखो मास, ठीक है, मास ऑफ क्या होगा, पहले ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन होगा नीचे, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। कई लोग 20 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, है ना। ये यहां से सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया, गलत है। ये क्यों गलत है मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, इसको पहले काटने दो, ये क्यों गलत है। नीचे क्या लिखा हुआ मेरे बेटे, यहां सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो पहली बात तो सोल्यूट कितना है, 20 है, सही था, मगर सोल्यूशन कितना होगा, ये डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में मिलाया ना भाई तुमने, तो इसमें मिलाया है, तो ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा 200, और ये कितना होगा 100, 100 2 जा 200, 2 10 जा 20, है ना। ये क्या आ गया 100, मतलब 10%, 10% इज द आंसर।
भैया अब ये तो मास बाय मास पूछा है, मगर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है ना, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? इफ कपिल बियर इज हियर नो नीड टू फियर। ये देखो यहां पर, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, आपको कुछ नहीं, देखो मास बाय मास पूछा तो मास अपॉन मास, मास बाय वॉल्यूम पूछा तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बस याद रखना, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, ऊपर सोल्यूट नीचे, और मल्टीप्लाई 100 करना मत भूलना, ठीक है? बिल्कुल सर। अब यहां पर आगे देखो सस्पेंशन क्या होता है। देखो सस्पेंशन का मतलब पता, कभी भी सस्पेंशन वर्ड आए ना, तुम क्या करा करो, रेत रहती ना उसमें पानी मिला दिया करो, ठीक है, सबसे सही। अब ये कौन सा हाइड्रोजनस मिक्सचर होगा? क्या इसके पार्टिकल्स तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो? बिल्कुल दे भाई, रेत को तुम क्यों नहीं देखोगे यदि रेत और पानी मिला दिया तो? और ये बीम ऑफ लाइट, अब देखो बीम ऑफ लाइट का कहानी क्या तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है। देखो ये जो तुमने कभी भी देखा, ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, और ये टॉर्च से तुमने क्या करा, तुमने जलाई भाई बत्ती, ठीक है, तुमने ये उठाकर जलाई बत्ती, ये। अब ये तुम्हारे को लाइट का जो पाथ है, ठीक है, तुम्हें इतना नहीं दिख रहा था, ठीक है, इतना तुम्हें नहीं दिख रहा था, ठीक है, मगर ये यहां से यहां तक दिखने लगा, ठीक है, यहां से यहां तक दिखने लगा। कौन सा, जो बीच वाला जो व्हाइट है ना, ये दिखने लगा। अब ये क्यों दिखने लगा, कारण बताऊं? क्योंकि इसमें भाई ये जो है ना, ये आ गए पार्टिकल्स। यदि पार्टिकल्स होंगे तो लाइट का पाथ दिखेगा। इट इज ऑल अबाउट पार्टिकल। यहां पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं तो क्या है, तो पाथ विजिबल होगा, तो पाथ है, समझ में आना? पार्टिकल्स है तो पाथ है, मतलब कि यदि पाथ शो हो रहा है मतलब कि टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है ना, और टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। तो भैया एक बात बताओ, यदि कोई एक ऐसा सोल्यूशन है ना, तो उसमें तो तभी शो होगा जब पार्टिकल्स ऐसे ऊपर ऊपर घुले होंगे। यदि नीचे आकर पूरे पार्टिकल्स बैठ गए तब तो शो नहीं करेगा। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, ये सस्पेंशन में ऐसा है कि जब तक घोलते रहोगे ना तब तक टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मगर ये चीज अनस्टेबल है। नीचे क्लियरली लिखी हुई है, ये चीज क्या है, अनस्टेबल। जैसे ही तुमने उसको छोड़ा, व्हेन द पार्टिकल्स दे विल गेट सेटल डाउन, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा और स्कैटरिंग ऑफ लाइट खत्म। कई लोग यही चीज को पूरी स्लाइड भर भर के लिखवाते हैं भाई, और ये चीज को मैंने लाइन में बता दिया। बस अब एकदम दिमाग में रख लो, यहीं पर याद करके जाना है सब कुछ चीजें, बाद का बर्डन नहीं लेना है। सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी से छान कर उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, रेत को अलग कर दो, और क्या। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या चीज है? देखो दिखने में लगेगा कि होमोजेनस है, मगर है एक्चुअली हेट्रोजेनस, जैसे कि मिल्क। इसको आप अपनी आंख से नहीं देख सकते हो, मगर सुनो, वो जो टिंडल इफेक्ट है ना, वो एक्चुअली आया इसी के लिए था, कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। यहां पर बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है, और जैसे तुम उसको सस्पेंशन को छोड़ दिया ना, तो वो पूरा का पूरा मतलब अनस्टेबल हो गया। इसकी कहानी ऐसी नहीं है, जैसे ही तुमने इसको छोड़ा ना, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये तब भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। बट दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मगर सेंट्रिफिकेशन से हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़े। अब सर इतनी स्कैटरिंग, मैं तुम्हारा दिमाग रीड कर गया हूं कि सर कहां स्कैटरिंग होगी कहां नहीं होगी, जरा ये तो बता दो। ये लो लिख लो ठीक है, ये ले। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन में नहीं होगी, होमोजेनस में नहीं होगी, हाइड्रोजेनस में होगी, सस्पेंशन में होगी, कोलाइडल में होगी, मगर यहां पर अनस्टेबल है। जैसे ही तुमने उसको शेक करना बंद करा, इट विल जस्ट गो डाउन, सस्पेंशन विल ब्रेक एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आता है कोलाइडल सोल्यूशन। ये इतने कोलाइडल सोल्यूशन तुमको याद करना है, ठीक है, ये इतने याद करना है। फट गई है ना, डर लगने लगा कैसे करें भैया, इतने सारे हो गए, ये तो कैसे हमने 9th में भी छोड़ दिए थे, तो अब क्या एनडीए एग्जाम के लिए क्या करें। मैं क्या बोला, इफ आई एम हियर नो नीड टू फियर, ठीक है, जो जो बता रहा हूं ऐसा करते जाओ, ठीक है। ये मेरे नोट्स है, ध्यान से सुन लो, जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ। नीचे जो ट्रिक लिखी हुई है ना, उनको देखो। पहली बात तो सुनो, जिसको मिला रहे हो वो क्या है, फेज है, मतलब ये सोल्यूट है, ठीक है, और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट है, वो क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जिसमें मिला रहे हो वो तो मीडियम होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अब सुनो, तुम गैस में कुछ भी मिला दो, बनेगा तो वो एरोजोल। मतलब भाई मिला काय में रहे हो, मीडियम में, तो मीडियम तुम्हारा डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। और फेज कुछ भी कर दो भाई, फेज तू कुछ भी कर दे। ये देख, मीडियम तुम्हारा गैस कहां पर है, गैस तुम्हारा मीडियम यहां पर है, यहां पर है। इसमें चाहे तुम सॉलिड मिला दो चाहे लिक्विड मिला दो, बनेगा तो एरोजोल। यहां पर एरोजोल बना, बिल्कुल। और इसके एग्जाम्पल अब तुम यहां पर याद कर लेना, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि तुमने गैस में, यदि तुमने किसी में गैस मिला भर दी, तुमने गैस मिला दी, तुमने गैस कुछ में मिला दी, मतलब ये गैस है, ये गैस है, तुमने सॉलिड में गैस मिलाई और लिक्विड में गैस मिलाई, बनेगा तो क्या, फोम। यहां पर बनेगा फोम। तो 4 याद करवा दिए, बनेगा क्या, फोम। अब सुनो मेरी बात, सॉलिड 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 सोल है ना, सॉलिड 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 सोल बनेगा, सॉलिड सॉलिड। लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड लिक्विड इमल्शन बनाएगा, ठीक है। ये एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, ठीक है। अब सुनो, इतने पूरे याद करवा दिया, बचे हैं 2, ठीक है, बचे हैं 2। कौन कौन से, देखो
सॉलिड में लिक्विड मिलाओगे तो जेल बनेगा। जेल बनेगा कैसे? अरे भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी लोग कुछ वो बैटर वगैरह बनाती है ना, इडली वगैरह बनाती हैं, तो जैसे सॉलिड लिया उसमें पानी मिला दिया तो वो जेल टाइप का बन जाता है, उससे याद कर लो जेल बनेगा। लिक्विड में सॉलिड मिलाएगा तो सोल बना। और गैस, गैस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब जब इतना काम मैंने आसान कर दिया तो ये तो तुम खुद से कर लेना, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा आदत ही नहीं है भाई कि थोपना स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो भी एंड मोमेंट पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि ये लो याद करो। ये देखो भाई, इतने सेपरेशन टेक्निक के सवाल पूछे हुए, ठीक है? इतने सेपरेशन टेक्निक, बस 2 स्लाइड बताऊंगा, बस 2 स्लाइड में 2 है ना, 2 भी नहीं, एक ही है, वो समझे, एक ही है, एक पन्ना, बस एक पन्ना, ठीक है? तुमको नई पूरी सेपरेशन टेक्निक क्लियर करवा दी तो मेरा नाम कपिल गौर नहीं भाई, सीधे सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है? और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुमको कैसा लग रहा है सेशन में पढ़ के, ठीक है? यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछे, पहले अपन कंप्लीट करते हैं, यहां पर देखो, ठीक है? पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट करेंगे। देखो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड को। कभी भी कोई भी देखो, जो तुम इंक देखते हो ना, इंक डालते हो, उस इंक के 2 कंपोनेंट है। एक होता है क्या? एक होता है कलर्ड, ठीक है? और एक दूसरा क्या होता है? एक होता है वो उसका अंदर वाला कुछ चीज, ठीक है? एक कलर्ड और एक उसका मीडियम, ठीक है? एक उसका मीडियम जिसमें उसको कलर को डाला जाता है। तो इस कलर को अलग करना है ना, कलर क्या है? डाई है, कलर यहां पर डाई है। तो इस डाई को अलग करना है इंक से, और इंक कोई भी हो सकती, ब्लू या ब्लैक। यहां पर प्रोसेस होगी इवेपोरेशन, ठीक है? बस इवेपोरेशन। पहला याद है सर? बिल्कुल याद है, हटाओ साइड में रखो। अब सुनो मेरी बात, दूध में से मलाई को अलग करना है ना भाई तेरे को, दूध में से मलाई को अलग करना है तो याद कर ले सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन लोग बस इतना याद करके जाते हैं, मगर 2 इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की छोड़ जाते हैं, जो कि एग्जाम में आएगी, आ सकती है, हाई चांसेस है। ब्लड और यूरिन टेस्ट में सेंट्रिफिकेशन का यूज होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में सेंट्रिफिकेशन का यूज होगा। अब तुमने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, देखो सेंट्रिफिकेशन में पता क्या होता है? बार 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 ऐसे उसको फेंटा जाता है। जब उसको बार बार ऐसे घुमाते हैं ना, तो डेंसर मटेरियल नीचे, लाइटर मटेरियल ऊपर, है ना कहीं लेयर में ऊपर नीचे हो जाता है। तो इन द सेम मैनर वॉशिंग मशीन भी तो ऐसे घुमाती है, जितना भी पानी उसको स्क्वीज आउट कर देती है गीले कपड़ों से। तो यहां पर भी सेंट्रिफिकेशन, याद हो गया। सेपरेटिंग फनल कभी भी आए छन्नी बनाओ, ये याद रखना, बस छन्नी बनाना, ठीक है? और यहां पर क्या करना, ऐसे 2 लेयर बनाना, एक को कर देना ऑयल और एक को कर देना वाटर। ऑयल और वाटर तो सर कभी मिलते ही नहीं है, और इनको मिले हुए को अलग कैसे करोगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, ऐसे 2 लिक्विड जो कि कभी मिल नहीं सकते उनको इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है, जैसे ऑयल और वाटर। अब इनको अलग करना है ना, तो सेपरेटिंग फनल का यूज कर लो, ये लेयर्स में जाकर सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। ठीक है? अब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब मैंने बताया था सॉलिड से डायरेक्टली काय में चेंज होना, गैस में चेंज होना। तो अब 3 चीज याद कर लो, बस 3 चीज मेरे लिए याद कर लो, तुम्हारे मजे हो जाएंगे। एक अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, कभी, और कैम्फर। ये कभी भी ऐसे वर्ड दिखे ना, आंख बंद करके सब्लिमेशन, आंख बंद करके, जैसे ही तुमको नैप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड दिखे, सब्लिमेशन, ठीक है? कैम्फर का तो, कपूर का तो याद होगा ना, वो सीधे एकदम इवेपोरेट हो जाता है। देखो क्रोमा का मतलब होता है कलर, एक कलर, तो कलर पिगमेंट वाला कभी भी आएगा ना, कलर पिगमेंट, तो उसमें कौन सा यूज होता है? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है? ऊपर बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, वहां पर पढ़ाया था जो बायोलॉजी में। यहां पर देखो सेपरेशन। अब क्रोमैटोग्राफी मतलब उन सॉल्यूट को सेपरेट करना जो कि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, जैसे ड्रग्स को ब्लड से निकालना। मगर दोनों में फर्क है भाई, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में सेंट्रिफिकेशन यूज होता है, मगर ड्रग्स को निकालना ब्लड में से तो क्या है? क्रोमैटोग्राफी। अब 2 चीज है जिसमें तो दुनिया इतना कंफ्यूज होती कि क्या बताऊं। सुनो मेरी बात, डिस्टिलेशन का 2 इमिसिबल लिक्विड को अलग करना था तो सेपरेटिंग फनल। अब 2 मिसिबल ऐसे जो मिल जाते हैं, जैसे कि एसीटोन और पानी मिल गए हैं, इनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन, इनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन। अब सुनो भाई, किसी का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, तो देखो जैसे कि क्लास में एक बच्चा है जो कि भाई मतलब कितने % लेकर आ रहा है, हाँ क्लास में एक बच्चा है, जैसे कि है ना, क्या करें, एक काम लेट करो, किसको लें, कोई भी ले। अब जैसे ये है, मेरे ही लेट कर लो भाई, जैसे मेरे 89%, ठीक है, 10th में, है ना? कभी आज तक जीवन में 90% नहीं है, मगर एनडी एग्जाम क्लियर कर रखा है, ठीक है? वो बात अलग चीज है ना, 89%। बट आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन, ठीक है? आई एम ऑल्सो फिटनेस फ्रीक, ठीक है? आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर, ठीक है? आई एम ऑल्सो स्टेज परफॉर्मर, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। और 1% वो है 96%, ठीक है? 96%, ठीक है? और जो कि टॉपर है बुकिश वॉर्म, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ठीक है? इन दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं भाई, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं मान रहा हूं, ऐसा डिफरेंस नहीं। मगर ऑन दी अदर एंड अब यहां पर कोई 40% वाले बंदे को बिठा दिया एकदम ढीठ, ठीक है? यहां पर 40% वाले बंदे को बिठा दिया, इसका और 96 वाले को अलग करना, मतलब सेपरेट करना आसान है, मगर 89 और 96 वाले को अलग करना ना भाई,
थोड़ा कठिन है। तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ डिस्टिलेशन लगेगा, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। मजा आया पढ़ने में? जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एयर में से गैस को अलग करना है, इतना हो गया। अब भैया आपने बोला था आप पूरे सवाल करवा दोगे सॉल्व, नहीं करवाए तो मेरा नाम वापस से बोल रहा हूं कपिल भैया। यहां पर देखो पहला क्या बोल रहा है, यहां पर देखो सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर क्या बताया था? मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड मतलब कि देखो चाहूं ना तो मैं ये सवाल बस एक बार में सॉल्व करवा सकता हूं। कैसे बताऊं? देखो सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल, मतलब पानी और ऑयल को अलग करना। पानी और ऑयल को अलग करने के लिए क्या है? इमिसिबल लिक्विड, मतलब सेपरेटिंग फनल। बी का 4 ऐसा बताया था ना, ऐसे बना के ऑयल एंड वाटर को ऐसा करना है, ये लेयर में अलग हो जाते हैं। बी का 4, अब देख लो बी का 4 कहां पर है, ये इसमें ऑप्शन बोला था ना। मगर तुम्हारे समझाने के लिए मैं थोड़ा और बता देता हूं। एसीटोन एंड वाटर का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन। ठीक है सर, डिस्टिलेशन या गया डिस्टिलेट। क्रीम को मिल्क में अलग करना तो ये यहां से लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा सेंट्रिफिकेशन। और पिगमेंट को अलग करना, मैंने बोला कलर पिगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब नीचे वाला केरोसिन और पेट्रोल को अलग करना है। केरोसिन और पेट्रोल को कैसे करेंगे? आखिरी वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल ये मेरे ही स्टूडेंट था भाई। ठीक है, इसने कितना स्कोर तुमको पता है? अभी रिसेंटली जो लास्ट बैच था जिस एनडीए 1 2024, एनडीए 1 2024, यू नो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स मायरा हु गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, उसने है ना मैं कितने क्वेश्चन, शी डिड मोर देन 100 क्वेश्चंस इन जीएटी अटेम्प्ट करे थे, मोर देन 100 क्वेश्चन। अब यहां पर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट एंथ्रेसिन। मैं क्या बोला? एंथ्रेसिन आया, सब्लिमेशन लगाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हवा में से गैस को अलग करना, ये सारी चीजें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बता दिया। चलो ये लिखा हुआ है आखिरी में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस को अलग करना एयर से। भाई देखो वोकैब तुम्हारे को तगड़ी करनी है ना। कई लोग सोचते हैं कि हमको सीडीएस की वोकैब भी कर ले, सीडीएस की वोकैब भी अच्छी हो जाए, बाकी डिफेंस एग्जाम क्योंकि चेंज होती रहती है। ये ग्रुप पर आ जाओ भाई, रोर एनडीए ग्रुप है। रोज में सुबह 8 बजे यहां पर वोकैब डल जाती है ना। 800-900 स्टूडेंट इसको, उससे ज्यादा स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं। और एकदम, और ऐसा नहीं है सारे यहां पर वोकैब में यहां पर शेयर कर देता हूं। और यहां पर कुछ ग्रुप यहां पर एकदम डिजास्टर्स चेंज में लेकर आने वाला हूं। अब यहां पर देखो रोर एनडी के लिए क्वालिटी इज अबव क्वांटिटी, है ना। हम लोग क्वालिटी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मगर अब यहां पर वही क्वालिटी वाले क्वेश्चन यहां पर आपको बल्क में मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा बल्क में मिलने वाले हैं। द वे बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इन द सेम मैनर आवर क्विज ग्रुप इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बॉइलिंग फिनोमेना। ठीक है, यहां पर होने वाला है, तो यहां पर ज्वाइन कर लेना दोनों को। नाम, यूजर नेम, ये जो अकाउंट के नाम है आपको ऊपर है। और किसी को डाउट वगैरह पूछना है तो यहीं से मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसे बेसिक फॉर्म में मैटर के दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और टूट नहीं सकता। एंटोइनो लेवोजियो ने बताया था इसको 2 कैटेगरी मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अपन मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे, बाकी देख लो। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, डक्टाइल मतलब वायर में चेंज करना, मेलिबल मतलब पीट पीट कर शीट बना देना, सोनोरस मतलब साउंड। ठीक है, और नॉन मेटल मतलब अलग अलग कलर के, और इन दोनों के सब्सटेंस को मेटलॉइड कहा जाता है। मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मगर इनको और अच्छे से मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कंपाउंड्स। कंपाउंड पता क्या होता है? कंपाउंड का मतलब ये होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को एक दूसरे में कंबाइन करोगे एक फिक्स रेशियो में, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, रेशियो बढ़िया है, फिक्स है, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड को क्या बोलेगा भाई? इसको कंपाउंड को बोलेगा वाटर। ये क्या है? वाटर है। समझ में आया? ये वाटर है। इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब सुनो, अब मैंने तुमसे बोला है ना, सारे स्टूडेंट आए बढ़िया, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के बाद चलो कपिल भैया से मिलते हैं। मैंने बोला भाई पानी पिलाओ मेरे को। तुमने क्या बोला कि सर आप बाहर जाओ, ठीक है, वहां से आप ऑक्सीजन तो ले लोगे, ऑक्सीजन वहां से ले लेना, हम आपको हाइड्रोजन पिला देते हैं, हम आपको हाइड्रोजन पिला देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। और मैं चला गया ऊपर ठीक है, लास्ट बैच सिलेक्शन के लिए आप ऑक्सीजन ले लो एटमॉस्फेयर से, हम आपको हाइड्रोजन पिला देते हैं, तो वो बन गया वाटर। भाई ये सुनो, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन है ये? कि जो ये जितने भी है ना, दे कंपाउंड्स हैं, दे डू हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इनके जो एलिमेंट है अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। ठीक है, उन सबकी प्रॉपर्टी अलग है। वाटर की जो मतलब चीजें हैं वो वाटर ही सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, इनको कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो, दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ब्रेक कर सकते हो, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, मगर एलिमेंट्स नहीं कर सकते। इनका एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में मेजर करा जाता है, और 1 नैनोमीटर मतलब कि 1/10⁹ मीटर मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, भाई 2 लॉ है,
ठीक है, एक लॉ उन्होंने दी है जिन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी है, ठीक है, कौन, एंटोनियो लेवोजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही घिसी-पिटी डेफिनेशन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वल रहेगा। अब लॉ ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। तो सुनो मेरी बात, केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा जो कि सेम रेशियो में पाए जाता है, सेम रेशियो में पाए जाते हैं, बस ये है दोनों, ठीक है। अब आ गया जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इनकी कहानी ऐसी भाई कि ये जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी जब फेल हुई थी ना, इससे कुछ चीजें बनी थी जो कि नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या है, देखो याद करो, यही जितने भी मैटर है एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसको एटम कहा जाता है, ठीक है सर, इसको एटम कहा जाता है, मान लिया इसको एटम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एटम है, अब उसका देखो, एटम को उन्होंने डिफाइन भी करा है, ये एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, डिवाइड नहीं हो सकते हैं, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहली है टाइनी पार्टिकल जिसको एटम कहा जाता है, दूसरे में बोला है कि एटम क्या है, आपने बता दिया, ठीक है। एटम कोई भी एलिमेंट का, है ना, कोई भी एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट ये है, उसमें इतने सारे एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये जितने भी एटम है ना, ये आइडेंटिकल इन मास है और इनकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और मास इनका सेम है, मगर अलग अलग एटम। अब ये एक एटम कौन सा आ गया, ये वाला, भाई ये वाला एटम आ गया, इसके ये हो गए, है ना। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट है, इसके डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 याद करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब सुनो, एटम क्या होता है, कंबाइंड एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, मतलब एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, देखो कितने नंबर ऑफ एटम है और किस प्रकार के एटम है, ये कांस्टेंट होते हैं गिवन कंपाउंड में। जैसे H2O, हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 1, ठीक है। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, एकदम बेसिक, देखो कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाते हैं सर, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। एंड दे आर कैपेबल ऑफ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये कैपेबल है खुद का एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं सब्सटेंस की, ये मॉलिक्यूल है। अब यहां पर क्वेश्चन एक क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटॉमिक एलिमेंट। सर ये मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक जीवन में आज तक समझ में नहीं आया। 9th क्लास में मैडम से समझने की बहुत कोशिश करी थी, मगर क्या समझाया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बात मैं तुम्हारे को बताऊं, याद रखना, करंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। कोई बात नहीं यार, पास्ट आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, पास्ट आपके हाथ में नहीं था, प्रेजेंट तो है ना। पास्ट में कपिल भैया नहीं थे, अभी तो है ना। चलो, तुम्हारे को पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा यार, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा एकदम सीरीज चल रही, मूवी चल रही है, अपन एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा मजा भी नहीं लेना है, ज्यादा मजा भी बेकार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटॉमिक एलिमेंट, इसमें से कौन सा मोनोटॉमिक एलिमेंट नहीं है। तो सुनो मेरी बात, एक होती एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम वहां पर खड़े हुए हैं, कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उसको उसकी एटोमिसिटी कहा जाता है। एक एटम से मिलकर बनेगा तो मोनोटॉमिक, 2 से मिलकर बनेगा डायटोमिक, 3 से बनेगा ट्राइटोमिक, ठीक है, समझ में आया, 4 से मतलब टेट्राटोमिक। अब मेरी बात सुनो, आर्गन और हीलियम दे आर मोनोटॉमिक, आर्गन और हीलियम मोनोटॉमिक है, एक से मिलकर बनते हैं, आर्गन और हीलियम दे बोथ आर मोनोटॉमिक। मगर जैसे तुमने देखा होगा, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2, दे ऑल आर डायटोमिक, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के पेयर बनते हैं। फॉस्फोरस को P4 लिखते हैं, मतलब टेट्राटोमिक, S8 मतलब सल्फर, 8 मतलब पॉलीटोमिक, पॉली मतलब मैनी, 8, समझ में आया। तो अब यहां सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें से मोनोटॉमिक कौन सा नहीं है, तो सर हीलियम है, बेरियम है, कॉपर है, आयोडीन नहीं है, क्योंकि आयोडीन को I2 लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पर एटॉमिक मास, ठीक है। सर यहां पर भी बहुत कोशिश करी थी, मगर क्या वो मैम गलत फंस गई थी हमारी 9th क्लास में, तो उन्होंने सही से हमको समझाया नहीं था, कोई बात नहीं। मैं बताता हूं तुम्हारे को कैसे याद करना है, देखो, है ना, हिंदी की काउंटिंग तो थोड़ी बहुत आती होगी ना, थोड़ा बहुत। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ये याद करना तो पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। कार्बन, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन, कार्बन बा आ रहा है ना यहां पर, बा, और बा से कर लो 12, बा से 12, बात करता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला ऑक्सीजन, सी मतलब 16, सी मतलब 16, यहां पर लिख दे रहा हूं 16, है ना, और यहां पर लिख दे रहा हूं 12, BARAH 12, यहां पर 16 मतलब 16। अब सुनो, एक और याद करवा रहा हूं, सोडियम और मैग्नीशियम भाई 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 है, ठीक है। एक का जैसे हा, ही, ली, बी, बा, का, ना, ओ, फा, नी, ना, ठीक है, 11-12 पर खड़े रहते हैं, 11 और 12 पर क्या है, एटॉमिक नंबर 11 उसका है और 12 मैग्नीशियम का है ना, ये Mg आ गया।
तो मेरी बात सुनो, सोडियम का 23 है तो 24 किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। और कैसे? देखो, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसका डबल कर दो 24, तो वो मैग्नीशियम का क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है। सल्फर का क्या है? 32, सल्फर का 32 है। क्लोरीन का क्या है? 35.5 और कैल्शियम का 40 है। कैल्शियम का नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14। ठीक है। 14 इज ऑफ नाइट्रोजन। बस अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको पता है Na2CO3, ये बताना है। तो अब आपको इसको क्या बताना है कि इसका एटॉमिक मास कैसे। पहले तो मैं तुमको एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूं। एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आपको HNO3 का निकालना है, तो सुनो मेरी बात, HNO3 का जैसे निकालना ना, तो HNO3, तो पहले तो लिखो कितना। ठीक है। पहले देखो कि कितने कितने एटम इसके पास है। हाइड्रोजन के पास कितना एटम है सर? 1 है। नाइट्रोजन के पास कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 3 है। 3। तो अब तुमको क्या करना है? इसका निकाला, देखो हाइड्रोजन का निकाला प्लस नंबर ऑफ एटम्स, है ना, हाइड्रोजन का निकाला प्लस नंबर, मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, प्लस नाइट्रोजन का निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, प्लस ऑक्सीजन का निकाला प्लस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। अब सुनो, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एटम्स 1 है। ओके। नाइट्रोजन का कितना है? 40। नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 60। नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 3 है। तो सबको करोगे 63। तो अब ऊपर वाले का निकाले। Na का कितना है? Na का कितना होता है? 23। नंबर ऑफ एटम्स 2 है, हो गया। प्लस कार्बन का कितना है? कार्बन 12। ठीक है। और क्वेश्चन में भी गिवन होता है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46। ये हो जाएगा 12 प्लस 18, ये हो जाएगा 48। ठीक है। 6 7 8 8 और 8 16। देख लो 6 काई में, 2 में आखिरी में आ रहा है। और कर लो आगे। ठीक है। यहां पर कितना हो गया? 8 और 8 16, 8 9 10, 106। यू आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है। अब यहां पर आगे देखो, बस खत्म होने वाला है सेशन। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? देखो, एटॉमिक नंबर को कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में आगे बात करेंगे। मगर भाई सुनो, एक टास्क दे रहा हूं, ये एटॉमिक नंबर कंप्लीट कर लेना। सेशन खत्म हो गया है, एटॉमिक नंबर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हा ही ली बी बाका नाउ फा नीना मगल सी पस्कल, ये सारे याद कर लेना। ठीक है। बढ़िया तरीके से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल करेंगे। मेरे को बताना कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है। कमेंट सेक्शन में याद से बताना, लाइक करना, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना। केमिस्ट्री के टेस्ट चाहिए ना तुमको? टेस्ट चाहिए, चले जाना एप्लीकेशन के ऊपर, फ्री में गिफ्ट दे दूंगा तुमको। जो बैच वाले टेस्ट हैं वही ले लेना। ठीक है। नोट्स तो अब तुमको क्या ही बनाना, पूरे दे तो दिए। अब तो मजे करो, याद करो, बढ़िया ऐश करो। ठीक है। So gentlemen, that was all about the wonderful session that we have taken so far. And I'm sure you really enjoyed it. ठीक है। तुमने बहुत enjoy करा होगा। Thank you very much. जय हिंद।